अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी देर बाद जलसे की सूरत में सियासी ताकत का मुजाहरा हुआ, वो भी इस्लामाबाद के अंदर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद भी इससे मुतल्लिक बड़े बड़े दावे कर रखे थे। मुख्तलिफ लीडर्स ये कहते थे कि क्योंकि एजेंडा ख़ास तौर पर खान की रिहाई है तो इस सिलसिले में एक बड़ी सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और इस्लामाबाद में अपना पैगाम पहुँचाएँगे। इसलिए अवाम भी मुंतज़िर थी कि क्या कहा जाएगा स्टेज से, कायदीन की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली सियासी तौर पर क्या अवाम को पेश करेगी। अब इस सिलसिले में दीगर कायदीन के खिताब तो हुए जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट चर्चे हैं खासकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिताब के, जिन्होंने बड़ा जारहाना खिताब किया और अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को तनकीद का निशाना बनाया। उसमें खान की रिहाई से मुतल्लिक बात हो, सहाफ़ियों से मुतल्लिक बात हो या इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बात हो, अली अमीन गंडापुर साहब ने सब के ख़िलाफ़ बड़ी शदीद सख्त ज़बान इस्तेमाल की। एक एक करके आपको ज़रा सुनवाते हैं खान की रिहाई से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा, बल्कि धमकी दी। सुने। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूँ। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। गो के पहली बार नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने खान की रिहाई के लिए कोई डेडलाइन दी हो, लेकिन कल का लबो लहजा, कल की सख्त टोन, सब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फिर सहाफ़ियों से मुतल्लिक, खासकर ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतल्लिक इंतहाई लफ्ज़ ज़बान इस्तेमाल की, वो भी सुने। पहचानो इन सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इन सहाफ़ियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा। ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। और यहीं पर नहीं रुके, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद की और शदीद सख्त जुमले कहे अली अमीन गंडापुर ने। ये तो कल हो गया, लेकिन उसके बाद आज पार्टी चेयरमैन गौहर अली खान साहब कब से कुछ देर पहले उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, जिस तरह से जिस तरीके से और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए अली अमीन गंडापुर की जानिब से उसके ऊपर। अब अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, क्या अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान पहुँचाया है? अपने तज्ज़ियाकारों का तारुफ जी करवा दूँ। हमें सुहेल बड़ाइत साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फ़खर दुरानी साहब, महमद सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझते हैं, क्या वाकई में अली अमीन गंडापुर साहब के जो अल्फाज हैं वो शदीद डैमेजिंग हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए, या फिर उनका स्टाइल ही ऐसा है और वो बातें करते हैं और जारहाना गुफ्तगू के लिए पहचाने जाते हैं? शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो अली अमीन गंडापुर, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि ये पहले भी इनका इस तरह का है जारहाना अंदाज़, क्या इससे कोई डैमेजिंग हो सकता है? पहली बात तो ये देखनी है कि ये जो जलसे में तकारीर की गई हैं, क्या ये कोई प्री प्लान था कि ये इस तरह टारगेट करना है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को, बाकी इदारों के ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ जितनी भी तकारीर की गई हैं और जो एक दिखाया गया है, तो उससे बाकायदा ये लग रहा है कि
वाकई ये प्री प्लान था, क्योंकि आप देखें कि मुराद सईद जो पहली दफ़ा मंजर आम पे आए, उनकी वीडियो जो रिकॉर्डेड थी, बड़ी सख्त तकरीर थी, वो एक बाकायदा तौर के ऊपर तैयार की गई थी। फिर उसके बाद जो साबिक वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान, उनकी जो तकरीर थी, फिर गंडापुर साहब की, ये तमाम तकारीर, इससे बाकायदा लगता है कि ये एक प्री प्लान और पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत ही ये सारा कुछ किया गया है। जो इदारों के ऊपर अटैक है या मीडिया को टारगेट करना है, हुकूमत के हवाले से तो सियासी जमातों के ऊपर तो ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं, तो वो कोई इतना मानी नहीं रखता है। लेकिन जो गंडापुर साहब ने कुछ चीज़ें जो इदारों को टारगेट किया, ख़ास तौर के ऊपर जो फिर आपका वो जो एक मेरे लिए बतौर एक सहाफ़त के तालिब इल्म के, जो इन्होंने अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक बयान दिया जो कि एक बड़ा डैमेजिंग है और इसकी शायद इनको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये शायद आने वाले दिनों में होगा। तो ये जो गंडापुर साहब की तरफ से एक बयान दिया गया है, पहली बात ये एक बाकायदा प्री प्लान लगता है। दूसरा जो एक इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि इमरान खान को वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर आज़ाद करवाएंगे, रिहा करवाएंगे, और अगर ना किया तो मैं लीड करूंगा और सीने के ऊपर गोली खाऊंगा। देखिए, अगर ये कोई पॉसिबल है या नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। उसकी एक रीज़न मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि ये पिछले 6 माह से चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी तक नहीं बदलवा सके 6 महीने से। 6 महीने से ये इनके पास हुकूमत है। अगर इमरान खान को इस तरह ज़ोर की उसके ऊपर या वो करना होता, आज़ाद कराना होता, तो ये पहले ही करवा चुके होते। तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये जिस तरह ये इन्होंने धमकियां दी हैं कि वो इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे, ये जस्ट एक ऐसे ही लग रहा है कि जो आवाम को खुश करने के लिए, और इस वजह से भी कि क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी तनकीद और शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा था कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, तो वो भी एक इनके ऊपर प्रेशर था, उसको वो दूर करने के लिए भी एक वो किया। तीसरी और अहम बात जो सबसे, क्या ये जो आने वाले दिनों में इनके ऊपर रिपरकशंस होंगी इनके सियासी तौर के ऊपर, जिस तरह इदारों को टारगेट किया है इन्होंने, मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका अंदिया कल से ही दे दिया गया था हुकूमत की तरफ से कि इन्होंने जलसे की वायलेशन की है, जो हमारे साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था 7 बजे ख़त्म करने का, उसको बुनियाद बना के भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हो सकती हैं। क्योंकि जो नया एक कानून बना है, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा या कोई मिसाली कानून नहीं है, ये जो हकूक़ हैं उनके बुनियादी, उनके खिलाफ वर्जी है बिल्कुल, जो एहतजाज वाला जो है, राइट ऑफ असेंबली, लेकिन उसके बावजूद, हाँ जी, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये उसकी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी शुरू हो सकती है। और फिर साथ साथ ये भी कि क्या ये जो गंडापुर साहब के हवाले से कोई इनकी चीफ मिनिस्टरशिप के भी, लेकिन इनका जो सबसे अहम बात है कि वो दबाव आएगा अदलिया के ऊपर। अदलिया ने बार बार इनको जलसे के लिए इजाज़तनामे दिए, इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाला गया, अदलिया की तरफ से इनको बार बार वो किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तकारीर की गई है 9 मई में, अगर ये पहले कोई अदलिया की तरफ से फैसले हो जाते तो आज ये जो कल जलसा हुआ, ये इसको भी मैं समझता हूँ एक वर्बल 9 मई था जो कल पीटीआई के जलसे में इन्होंने वो किया है। तो ये अच्छा, लेकिन एक चीज, आप सारी तकरीर को एक साथ मिलाकर देख रहे हैं या गंडापुर साहब को अलहदा कर रहे हैं? क्योंकि आज तो गौहर साहब जिन्होंने खुद भी कल तकरीर की, उन्होंने माजरत की है गंडापुर के बयान के ऊपर। अलीना, इसमें जो मेन थी वो मुराद सईद की तकरीर थी, वो पहली दफ़ा आ रहे थे। मैं ये समझता हूँ इमरान खान के बाद जो पीटीआई को लीड करने वाले होंगे वो मुराद सईद होंगे, उनकी तकरीर बड़ी अहम थी। उसमें उन्होंने वो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ वो सारा कुछ किया। फिर उसके बाद ये जो गंडापुर सेकंड मोस्ट इस टाइम तो जो लीडर है या उनकी एक ओहदा है वो गंडापुर के पास है, उन्होंने जिस तरह टारगेट किया, ये जो आप बैरिस्टर गोहर की बात कर रही हैं, ये कि उन्होंने वो माफ़ी मांग ली जो सहाफ़ियों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की गई थी। देखें, जितना मैं इमरान खान की सियासत को जानता हूं और मीडिया की पॉलिसी के बारे में जानता हूं, ये बैरिस्टर गोहर ने जो माफ़ी मांगी है, इमरान खान इनकी सरजनिश करेंगे कि आपने मीडिया से ये माफ़ी क्यों मांगी है। ये गंडापुर ने बिल्कुल दुरुस्त किया था कि मीडिया को टारगेट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ, फिजिकल अटैक हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर। तो ये तो इन्होंने आपके ख्याल में नुकसान हुआ है ओवरऑल सियासी तौर पर? ज़्यादा नुकसान, और अदलिया के ऊपर भी नेक्स्ट टाइम दबाव आएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये किसी भी जलसे के लिए इजाज़तनामा मांगेंगे तो मैं समझता हूँ अदलिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टाइम दबाव आएगा। वेलकम बैक सुहेल साहब। सर, आप इत्तेफाक करते हैं फ़खर दुरानी साहब के तज्ज़िये से कि नुकसान हो गया तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा? देखिए, हमारे यहाँ ना पंजाबी फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं पंजाब में, और पंजाबी फिल्में जब से बनना शुरू हुई हैं, उनका हमारे यहाँ जो विलन होता है उसका वो एक डायलॉग मुसलसल बोलता है बार बार, उसको हम अपनी जुबान में पंजाबी में बड़क कहते हैं। और बड़क जो होती है वो एक टीप का बंद होता है
जो बार बार दोहराया जाता है, और वो उस फिल्म में उस विलन के साथ मखसूस होता है कि उड़ा दूंगा, मार दूंगा, लाशें जो है वो बिछा दूंगा, पंजाबी में वो सारे डायलॉग। तो देखें जो गंडापुर साहब हैं, इनको आप उस किरदार में फिट देखें। एक तरफ तो वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वहाँ शायद ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। दूसरी तरफ जब वो जलसों में आते हैं तो वो वही हमारे यहाँ जो बनारसी ठग और मौला जट और जो उसके डायलॉग हैं वो दोहराते हैं। तो इसलिए उनको इतना सीरियस मेरा ख्याल है डिस्कशन में ना लाएं। अच्छा। ये हमारे यहाँ से शुरू से एक बड़कबाज सियासतदानों का एक ग्रुप रहा है। तो वो तालियां तो बड़ी लेते हैं, लेकिन गैर संजीदा लोग होते हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही होता है मजमे को भड़काना, जज्बात को देना, अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो यही मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब का भी हाल है। और लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम तो सारे लोग जो हमारा थोड़ा बहुत जिंदगी का तजर्बा है उसके मुताबिक शुरू से ही ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है कन्फ्रंटेशन वाली, इससे एक पॉपुलर जमात को नुकसान पहुंचा है। और अगर ये कन्फ्रंटेशन पॉलिसी ना होती तो आज शायद वो इक़्तिदार में होते दोबारा से, शायद वो उनको ना फौज से उनकी लड़ाई होती, ना इस हालात को वो पहुंचते। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कि सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि यहाँ मकबूलियत और कबूलियत का एक हाइब्रिड होता है, और खान साहब खुद इस हाइब्रिड के जरिए ही 2018 में इक़्तिदार में आए थे। तो अब अचानक ये ख्याल करना कि हम बगावत करके और कोई बांग्लादेश जैसी बगावत हो जाएगी या यहाँ पे कोई कॉमन अप जो है पॉपुलर अपराइजिंग हो जाएगी, हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। और इस तरह की जो मामलात हैं कंपटीशन को बहुत ऊपर लेके जाने से, इससे ओवरऑल पॉलिटिक्स ही खराब हो गई है। और मुझे तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ अब यरगमाली बन चुकी है खुद। हमेशा दुनिया में जितने लोग क्या मतलब जालिम होते हैं, देखिए जितने लोग जालिम होते हैं, जितने लोग दूसरों पे अटैक करते हैं, वो फिर अपने ही, मसलन नवाब ऑफ कालाबाग थे, बड़ा मशहूर था उनका जुल्म, तो वायलेंस करते थे और वायलेंस से लोगों को जेरे नगीन करते थे, और फिर क्या हुआ, खुद वायलेंस का शिकार हुए अपने ही बेटे के हाथ। तो इसलिए बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि ये जो दूसरों को आज गालियां दे रहे हैं, ये दूसरों को जो ललकार रहे हैं, कल यही लोग अपनी लीडरशिप को भी ललकारेंगे। आपने देखा कि यही लीडरशिप जो कल तकरीरें कर रही थी, और गंडापुर साहब से लेके और सारे जो लोग थे, जिस दिन इन्होंने पिछला जलसा मनसूख किया था तो उस दिन सबको इनकी मीम्स बना दी थी वर्दियां पहना के, और अलीमा खान साहबा ने कितना सख्त उनका। तो ये जो इनके इंतहा पसंदाना रवैये हैं, ये अल्टीमेटली इनकी अपनी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। दूसरों को तो चलो पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन यही होती है कि ये जो पार्टियां जिस वक्त मुश्किल का शिकार होती है ना, तो हर एक दूसरे पे शक करना शुरू करता है। वो इनके अंदर शुरू हो गया है। अब आप देखें, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं या असद कैसर हैं या उमर अयूब हैं, ये सबसे मुझे सेंसिबल लगते हैं कि ये पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ सेंसिबल बात हो, लेकिन कोई ना कोई इंतहा पसंद आके इनकी सारी एफर्ट को जाया कर देता है। कभी गड्डापुर कर देते हैं, कभी अलीमा खान कर देती हैं, कभी कोई और कर देता है। तो इसलिए दे आर गोइंग नोवेयर। मतलब कभी कहते हैं जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाद में पता चलता है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपका ये जुमले आपके बड़े पावरफुल थे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के ऊपर है। महमल, क्या आप भी इत्तफाक करती हैं ये जो तर्ज सियासत है जारहाना, ये शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और इसके ऊपर रीथिंक करने की ज़रूरत है? अचकज़ई साहब ने तो स्टेज पे खड़े होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे किए इसी बात के ऊपर।
के लिए ना बिल्कुल, एक तो जो इस किस्म की जो तकारीर हुई, खासतौर पे जो गंडापुर साहब की तकरीर थी कल की, ये वाकई नुकसान पहुंचाएगी। और ये जिस किस्म की सियासत जिस तरफ ये जा रहे हैं रविश, तो बिल्कुल इसका एक सियासी नुकसान बहुत होगा। अब आप ये देखें, पीटीआई को एज अ पार्टी मेरे ख्याल में एक आदत होगी है बुली करने की, और उसकी वजह ये है कि उनकी काफ़ी अरसे तक जो है इस्टेब्लिशमेंट इनकी पुष्टपनाही करती रही, तो उस वजह से उनको लगता है ये है कि कोई लॉ अप्लाई नहीं करता उनके ऊपर। हमने देखा यही चीज़ कि आप 2014 का धरना देख लें, उसके अंदर जो पीटीवी हमला केस हुआ, पार्लियामेंट हमला केस हुआ, फिर आप उसके बाद अगर देखें तो 25 मई के आप उठा के देख लें, फिर उसके बाद जो पेट्रोल बॉम्ब्स, पुलिस वालों पे हमले, फिर 9 में भी हमारे सामने इस तरह की जो चीज़ें हुई, तो उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। और हमने ये भी देखा है कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है लीना, कि जब तक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो 9 मई के हमले नहीं हुए, तो तब तक इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। यानी कि इनको पूरी इजाज़त थी कि ये पार्लियामेंट पे भी हमला कर लें, ये पीटीवी पे भी हमला कर लें, ये जियो के दफ्तर पे भी उस तोड़ फोड़ कर लें, ये पुलिस वालों को भी ये उनके ऊपर हाथ उठा लें, ये इस तरह की चीज़ें करते रहते थे। अब मसला क्या है लीना, इससे नुकसान क्यों होगा सियासी? क्योंकि आपको पता है, हम जैसे लोग जब यहाँ पर बैठकर हम भी सहाफ़ी भी बात करते हैं वैसे भी, कि जी जमहूरियत में जो राइट टू असेंबल है वो उनका जमहूरी हक है, और बिल्कुल रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं होता, और हुकूमत को नहीं चाहिए कि कोई हर्डल्स क्रिएट करे। लेकिन जब इस किस्म की जब इश्तियाल अंगेज स्पीचेस होती हैं, क्योंकि आप देखें लीना, इसके अंदर इन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस के अलावा जिस तरह एक ख़वातीन सहाफ़ियों के ऊपर फिर उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, वो बहुत सख्त धमकी, बड़ी सख्त है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह मरीम नवाज़ के ऊपर बात की, आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी इस तरह से बड़ी सख्त मरीम नवाज़ के ऊपर वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये एक तो इनका एंटी वुमेन एलिमेंट तो है ही है, मिसोजिनी तो भरी हुई है ही है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी है, लेकिन ओवरऑल भी एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो इनकी स्पीचेस के अंदर नजर आता है, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये जब हुकूमत जो है उनको एक जवाब भी पेश करें इस तरह की चीज़ें करके, कि अगर वो धमकी दें कि जेल से यानी कि रिहा करा लेंगे, या कोई चढ़ाई कर देंगे, या कोई और इस तरह की चीज़ें कर देंगे, तो वो फिर हुकूमत को भी एक जवाब देती है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती जाऊँ कि जब 2014 का धरना होता तो एक बड़े सीनियर नून लीग के वजीर हैं, उन्होंने ये गिला शिकवा किया सहाफ़ियों से, सिविल सोसाइटी के। आप लोगों ने उस वक्त ये बात की थी कि जी ये एक सियासी एक्टिविटी के लिए अगर पीटीआई को हम आने दें, कोई रुकावट ना क्रिएट करे, सब कुछ। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने पीटीवी हमला भी हुआ, पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ, फिर ये किस तरीके से वहां पर किस किस्म की स्पीचेस और चीजें होती थी। तो लेकिन और ये क्या है, कोई सियासी जो चीजें, सियासी बयानात, एक रेटरिक और चीज होता है, एक सख्त बात करना आपको पता है लीना और चीज होती है, लेकिन इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक बड़ी डेंजरस है। और क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका है, तो मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल इनको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, और ये इससे इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस चीज़ से ज़रा पीछे हटना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि जब तक सियासतदान आपस में इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कोई सियासी डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत, टेम्परेचर नीचे नहीं करेंगे, तो ये मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल केओस है, ये सब कुछ जो है ये ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए पीटीआई की लीडरशिप को इसके बारे में। लेकिन डू यू थिंक सीरियसली सोचेंगे भी, जैसे फ़खर कह रहा था कि प्री प्लान्ड ही हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतल्लिक बात की है, ये तो बहुत ही गलीज़ जुमले थे। अवाम जो सुन रही है वो हर एक का नहीं होता एक्यूमेन, या हर एक का वो इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता, सुनने वाला शायद सबको फिर उसी तरह कैटेगराइज कर दे। अलीना, आपको याद होगा कि अगस्त 2020 के अंदर हम ख़वातीन सहाफ़ियों ने एक्चुअली पीटीआई उसकी उस वक्त हुकूमत की, और हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके अंदर हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग ये करते हैं, खास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की। वैसे तो ये ओवरऑल भी इनको तो 100% सबमिशन चाहिए ना सहाफ़ियों से, इनको तो कोई क्रिटिक पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके की ये मुहिम ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ चलाते हैं, जो कि सेक्शुअलाइज्ड अब्यूज़ होती है, जिसके अंदर रेप थ्रेट्स होती हैं, जिसके अंदर डेथ थ्रेट्स होती हैं, जिसके अंदर आपको पता है तस्वीरें मॉफ कर देते हैं, वीडियोज, और जिस किस्म की जुबान और सब कुछ जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक वैसे ही ओवरऑल इनका एक एंटी वुमेन जो है वो रवैया है। वो बेशक इनके अपने लीडर्स के अंदर आप देखें, यानी कि वो रेप अपॉलॉजी हो, वो और इस तरह की बातें हो, तो आपने देखा है कि ये एक इनका वैसे ही इनको डॉग विस्लिंग करने का और खास तौर पर खवातीन सहाफ़ियों को टारगेट करने का इनको बहुत ज्यादा जो है इनका वतीरा बन चुका है। ठीक है, दिलचस्प ऑब्जर्वेशन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सलीम साफ़ी साहब का तज्जिया भी जानेंगे और मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीर की है उसके ऊपर।
साफी साहब, क्या वजह है अली अमीन साहब की जारहाना गुफ्तगू की और कल की तकरीर की? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना सपोर्टर है उसका एक अलग मिजाज है, वो थोड़ा जोशीला होता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तर्ज सियासत की अब कैदी बन गई है, ज़रूरी है, मजबूरी है इस तरह की बातें करना, या कुछ और? अली अमीन गंडापुर की पोजीशन को समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि इलेक्शन के दौरान जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट थे वज़ीर आला बनने के, और जो अली अमीन गंडापुर की पार्टी के अंदर मुखालिफ थे, वो या हार गए या उनको हराया गया या उनको मरकज़ भेज दिया गया, उनके लिए मैदान बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया था। इसी तरह आज़म स्वाति या बाकी जिन लोगों के साथ जो सलूक हुआ वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वो नहीं हुआ। और फिर वज़ीर आला बनने के बाद आपको याद होगा कि एक मरतबा कोर कमांडर हाउस में वो अपनी काबीना के समेत गए और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की। इसी तरह मरकज़ में भी जब वो मीटिंग में आते हैं तो उनका लहजा बिल्कुल सोहेल वड़ाई साहब जैसे खूबसूरत लहजा होता है। लेकिन वो जब मेरे ख्याल में उन पे एक तो शक किया जा रहा है, और वो शक मामूली लोगों की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान साहब की हमशीरा की तरफ से भी उन पे शक किया जा रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे। तो कल एक तो उन्होंने उस शक को दूर करने की पूरी कोशिश की है, और दूसरी तरफ ये भी एक अलमिया है कि एक तरफ ये शुकूक है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त अगर इमरान खान साहब के पसंदीदा अगर कोई लीडर हैं और इमरान खान साहब ने जिसको बाइख्तियार बनाया है तो वो भी अली अमीन गंडापुर हैं। तो कल के जलसे का पूरा स्क्रिप्ट जो था वो इमरान खान साहब का लिखा हुआ नज़र आता है कि वो उन्होंने जो हिदायत दी थी उस पे सब लोगों ने अमल कर दिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के जहाँ तक बयानात का ताल्लुक है तो अभी तक वक्त ये साबित किया है कि उनके बयानात और अमल में, आपको याद होगा कि जब उमूरी कश्मीर के वो वजीर थे तो मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि इस हुकूमत ने तो कुलभूषण यादव को रिहा कर दिया है। अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को इन्होंने भगा दिया है। मैंने कहा कुलभूषण यादव को किधर भगा दिया है, वो तो इधर है। और वो उमूरी कश्मीर के वफाकी वजीर थे, उन्होंने कहा वो तो मुस्लिम लीग नून वालों ने भगा दिया है। तो वो इस तरह के बयानात भी देते हैं। या फिर उस दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि आलमी अदालत इंसाफ कहाँ है तो उनको मालूम नहीं था कि आलमी अदालत इंसाफ कोई है भी और वो कहाँ पे वाक़या है या नहीं है। इसी तरह अब भी, इससे पहले भी वो कई धमकियां दे चुके हैं कि जिन पे वो अमल नहीं कर सके हैं। अभी तक वो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगा चुके हैं, वो अपनी मर्जी का आईजी भी नहीं लगा चुके हैं, बल्कि जो निगरान हुकूमत के दौर से चला आ रहा था तो वो चला आ रहा है। लेकिन बयानात उनके इस तरह से हैं। जहाँ तक मीडिया से मुतालिक बात है तो मीडिया से मुतालिक उनका हमेशा से ये एक धमकियामेज़ रवैया रहा है। और जो पहले डीआई खान के लोकल सहाफ़ी थे उनके ऑडियोज भी आए हैं कि जिसमें वो गालम गलूच उनको कर रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर लूँगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर लूँगा। और अब वज़ीर आला की हैसियत से भी उनका मीडिया से मुतालिक यही रवैया है और उनका वही फ़लसफ़ा है कि मीडिया को आप धमकाएंगे, मीडिया को आप डराएंगे, मीडिया को आप पलायन करेंगे तो मीडिया आपकी ताबेदारी करेगा। लेकिन बाकी चीज़ें तो चलो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, इमरान खान साहब को छुड़ाते हैं या नहीं छुड़ाते हैं। लेकिन जो सहाफ़ियों वाला मामला है और बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों को उन्होंने जिन अल्फाज में याद किया और जिस पे धमकी दी, उस पर तो मेरे ख्याल में तमाम सहाफ़ती तंजीमों को और तमाम टीवी चैनल मालिकान को उस वक़्त तक उनका बाइकाट करना चाहिए जब तक कि वो उस पर माफ़ी ना मांगे। अभी देखें कि वो खुद, उनको भी एहसास है लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पहले चेयरमैन से बयान दिलवा दिया और उनसे माजरत कर ली। अब थोड़ी देर पहले उसके भाई ने, फैसल अमीन ने वजाहत कर दी, लेकिन खुद वो अपने आप को बचा रहे हैं। सर ये क्या वजाहत की है?
ये क्या वजाहत की है मेरे में नहीं है, सॉरी अगर आप बता दें हमारे लिए तो। यही वजाहत की है कि सब सहाफ़ी एक जैसे नहीं है और उन्होंने सब सहाफ़ियों के बारे में नहीं कहा था, और ये जो लिफाफे लेने वाले सहाफ़ी हैं ये उनसे मुतालिक उन्होंने बात की थी। तो बहरहाल फिर ये वजाहत कर दे या तो हिम्मत कर ले कि कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं और कौन कौन लिफाफे लेने वाले नहीं है। कल तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबको एक साथ लपेट लिया और फिर उनको धमकियां भी दी, और सबसे बड़ी बात जो कि उनके खिलाफ उसका केस बन सकता है क्या? वो उन्होंने लोगों को वरगलाया है सहाफ़ियों के खिलाफ, जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस के ज़िम्रे में आता है, जिस तरह महमल ने फरमाया, तो उसकी बुनियाद पे भी वो तो केस भी बन सकता है। अच्छा सर ये बताइएगा, हम जब बात कर ही रहे हैं कि आपने कहा ये उनका स्टाइल है, फिर मजबूरियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन जब आप एक आईनी पोजीशन पे होते हैं तो फिर आपको पार्टी की सियासी हिकमत अमली या पार्टी के लिए सियासी तौर पर क्या बेहतर है वो भी तो रखना होता है सामने। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में अभी यही है कि ये स्ट्रैटेजी उनके लिए ज़्यादा बेहतर है? पीटीआई के लीडर जो हैं उनके जहन में तो अभी तक लगता यही है कि वो ये समझते हैं, या उसमें बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो इलेक्शन में जीत गए हैं और उनकी सख्तियाँ मुश्किल हो गई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बात कर रहे हैं, कल इन्होंने बात की 9/11 के लोगों की। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हम में से कौन है जिसने उन लोगों की बात बार बार नहीं की है? महमल ने की है, सोहेल साहब ने की है, दुरानी साहब ने की है। 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं। जी जी, 9 मई में जो गिरफ्तार 9/11 कह गए आप, 9/11 कह गए। अच्छा सॉरी, मैं 9/11 9 मई का, तो 9 मई में जो गिरफ्तार खवातीन हैं उनसे मुतालिक अली अमीन से ज्यादा बात हमने की है। मैंने आज से 4-5 महीने पहले अपने कालम यहाँ तक कह दिया, लिख लिया कि या तो सबको माफ़ी देनी चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए मिलिट्री लीडरशिप को, या फिर कम से कम खवातीन और बच्चियों को रिहा कर देना चाहिए। तो ये बातें तो सहाफ़ियों ने मेरे ख्याल में उस मामले पे भी पीटीआई की जंग पीटीआई से ज्यादा लड़ी है। और अली अमीन गंडापुर साहब वो सिर्फ अपनी जंग लड़ रहे हैं। वो अभी आपने देख लिया कि एक वजीर ने उनसे इख्तिलाफ किया, उस वजीर को उन्होंने फारिग कर दिया। वजीर ने आके शिकायत लगाई थी इमरान खान साहब उनके रवैये। अच्छा, मैं कल से देख रही हूँ फैसल वाडा का एक शॉट बड़ा जो पेश गोइयाँ करते हैं, उनका शॉट एक बड़ा मकबूल हो रहा है, जिसमें वो ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बातें कर रहे हैं फ़खर, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? मुख्तसर प्लीज़। बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और नज़र आना भी शुरू हो जाएंगे। और ये जो कल ज़बान इस्तेमाल की गई है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये फ्रस्ट्रेशन है सिर्फ इस वजह से कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, रवाबित नहीं हो रहे, और ये इन्होंने इस वजह से ये उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर बड़ा डैमेज किया है, कल जो बात की है उन्होंने। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे इशू के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज नए अदालती साल के आगाज़ पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की और फिर फुल कोर्ट रेफरेंस भी था, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बात की और काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी खिताब किया। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले तो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक़ कयास आराइयाँ हैं उनको दफन कर दिया और इनकार कर दिया किसी भी एक्सटेंशन के मामले से। उन्होंने कहा, जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया कि तमाम चीफ़ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि बाकियों की कर दें, वो बज़ाते खुद यानी काजी फाइज़ ईसा इस तरह की कोई तोसी कबूल नहीं करेंगे। फिर जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जो अदालती मामलात हैं और फ़ैसले होते हैं, कार्रवाई होती है, उससे मुतल्लिक़ बड़ी दिलचस्प बात कही। और उन्होंने कहा कि अगर आज वकील को ये पहले से नहीं पता होता कि फ़ैसला क्या आएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आज एक बाकायदा मैकेनिज़्म है ये डिसाइड करने का कि कौन सा केस किसके सामने लगाना है, कैसे लगाना है। पूरी कमेटी है जो कि डिसाइड करती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि सहाफ़ियों से मुताल्लिक़
कि चीफ जस्टिस की वजह से फलाह केस नहीं रखता, बल्कि अब पूरी कमेटी डिसाइड करती है। और ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें सहाफ़ी तो ज़रा सच ज़रूर बोलें और तहकीक कर लें। सवाल ये है कि चीफ जस्टिस का बयान पहले के मुकाबले में अब अदलिया में शफाफियत और गैर जानिबदारी की अक्कासी करता है। महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, बात यह है कि काजी फाइज़ ईसा साहब के बारे में जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि आप ये देखिए, शायद एक वतीरा बन गया हमारा कि क्या कि किसी इज्जतदार शख्स की ना इज्जत नहीं रहने देनी। कोई जो अगर जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके ऊपर एक मेरिट पे डिबेट नहीं होनी, बल्कि इल्ज़ाम तराशियाँ और चीज़ें स्टार्ट हो जानी हैं। अब अगर आप काजी साहब का टेन्योर देख लें, उन्होंने लड़ाई लड़ी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, वो भी बंदयाल साहब की तरह बैठ जाते और वो अपनी चीफ जस्टिस की डिक्टेटोरियल पावर्स वो ना गिव अप करते, तो फिर ये इस तरीके से वो भी हम ख्याल बेंचेस बना लेते, वो भी जो है फैसले अपने मनमानी के ले लेते, साकिब निसार की तरह, बंदयाल की तरह, बाकी भी जो इधर जिस तरह पीछे माजी में कई लोग गुजरे इस तरह के, वो वाले चीफ जस्टिस है जिन्होंने एक्चुअली विलिंगली अपनी ताकत को गिव अप किया, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सब के लिए उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग जिस तरीके से दिखाई हैं, यानी कि हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वो देखते हैं, वो किसी और ने क्या आज तक किया। जिस तरह के वो रिफॉर्म्स लाए हैं, जिस तरह की चीजें, क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर करने के बाद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा? जाहिर बात है कि वो बेंच फॉर्मेशन के अंदर उनको मसाइल हो सकते हैं, यानी अगर वो चाहते हैं कि वो इस किस्म के फैसले लाना चाहते होते या वो बेंचेस इस तरह के बनाना चाहते हैं, तो वो क्यों इस चीज की लड़ाई? अच्छा, फिर एक और चीज अलीना बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि इलेक्शन की तारीख आपको याद होगा कि बंदयाल साहब वगैरह नहीं करा सके थे इलेक्शन, ठीक है, लेकिन जब काजी फाइज़ ईसा साहब आए, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी इलेक्शंस की तारीख के लिए, इलेक्शंस की तारीख भी आई और फिर इलेक्शंस भी हुए। और मैं आपको ये बताती चलूं कि ताकत और हल्के इस चीज से खुश नहीं थे इनके इस फैसले से, लेकिन उन्होंने वो भी कराया। और वो इलेक्शन है कि जिसके बाद पीटीआई का एक्चुअली एक बयानिया बना 8 फरवरी के बाद। उससे पहले तो पीटीआई के अंदर आप देखें कि उनकी डिसमेंटलिंग हो रही थी, खान साहब जो थे वो जेल में थे, उनके बयानियों को बड़ा वो, उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद उनके बयानियों को तकवीयत मिली ना, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये हम अब हमारे एक सहाफियों के अंदर भी कुछ ये आ गई है रीत, और उसके अलावा एक पीटीआई के अंदर तो है कि 100% सबमिशन चाहिए, यानी कि आप किसी फैसले के ऊपर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप डिबेट कर सकते हैं ये फैसला सही था, ये फैसला गलत था, लेकिन एक बंदे के ऊपर जिस किस्म का अटैक हो रहा है, गलत बयानी हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो कब से कह रहे हैं कि मैंने तौसीह के ऊपर, यानी कि बात भी हुई है, हुकूमत ने भी बताया कि तौसीह नहीं ले रहे, उन्होंने खुद भी अब तो खैर आकर कह दिया, उसके बाद पहले सोर्सेस से भी आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमने देखा है कि सहाफियों ने भी इस चीज़ के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा के अंदर बड़े बड़े अच्छे सहाफी, बड़े जिनको हम वो समझते थे कि बैलेंस्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के वो भी प्रोपेगेंडा करें, जिस किस्म की वो भी बातें करें। फखर ने अभी बड़ा अच्छा एक रिसेंटली थ्रेड किया था इस सारी चीज़ के ऊपर, तो वो काजी फाइज़ ईसा से ही मुतल्लिक और अदलिया से ही मुतल्लिक था। तो आई थिंक एक्चुअली काजी फाइज़ ईसा बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं, जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इनके टेन्योर की वजह से बहुत फायदा मिले। सलीम साफी साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में वो, और उससे पहले किसी हद तक साकिब निसार साहब के दौर में भी बिल्कुल डिवाइडेड था जुडिशरी, और उसमें बेंच से पहले पता चल जाता था कि फैसला क्या आना है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि सहाफ़ियों को तहकीक करनी चाहिए, ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि मैं जा रहा हूँ और अगर उम्र की हद बढ़ा भी दी जाए तो मैं इस्तीफा, मैं फारिग हो जाऊँगा, क्योंकि अगर तो वो एक्सटेंशन लेते तो उनकी सारी कमाई हुई इज़्ज़त वो खाक पे मिल जाती, और उन्होंने जब ये वाज़े कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा तो इससे उनका कद और भी बढ़ गया है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले सवाल के बारे में थोड़ा सा कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। जी सर। देखें, एक तो ये मीडिया को, पीटीआई को मीडिया ने खुद भी लाडला बनाया हुआ है। आप अगर देख लें तो एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान के जितने बड़े ग्राउंड में जलसा हुआ है, और वो जलसा अगर आप दिखा सके, कल दोनों हम प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज दिखा भी दें वो साथ साथ फुटेज जो हफ्ते की रात की है। जी साहब। तो उसकी हाजिरी को आप देखें। हाँ, ये जलसा आप इसको देखें, इसको कितना डिस्कस किया गया, इस पे कितनी बहस हुई,
इसको कितना वो कर लिया गया। क्या सिर्फ ये कि हम जो है ना एक मखसूस जमात की वो पहले से जलसा हो रहा है, क्या इस जलसे से मुतालिक ये हुआ था कि जी जलसा हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है, प्लान हो रहा है, ये हो रहा है, और उसके बाद क्या उस पर कोई डिस्कशन हुई और उसकी क्या उतनी रिपीटिशन टीवी चैनल्स पे हुई जितने कि उस जलसे की हो रही है। तो ये हमारे अपने अमाल की सजा भी है जो पीटीआई की सूरत में हमें मिल रही है। अच्छा फ़खर, कमिंग बैक टू चीफ जस्टिस वाला पॉइंट, अगर ऐसा है कि अब चीज़ें अब शफाफ हैं, गैर जानिबदार हैं, फिर भी तनकीद क्यों होती है? बिल्कुल अलीना, देखें कुछ ये जिस तरह मैमल ने भी कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है एक तो पीटीआई की तरफ से है ही है, उसके साथ साथ हमारी अपनी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसका बड़ा किरदार है। ये इस तरह जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा किया गया, इवन आज के दिन तक भी अगर वो अनाउंस ना करते तो ये स्पेकुलेशन हमेशा से थी कि हमारे बड़े मुसद्दिक़ा ज़राए हैं जिनके वो ये दावा करते हैं कि ये चीफ़ जस्टिस साहब ये सारा कुछ हुकूमत के साथ मिली भगत के साथ और ख़ामोशी से कोई आईनी तरमीम के ज़रिए एक्सटेंशन ले देंगे। इस हवाले से काफ़ी दिनों से एक बहस भी सोशल मीडिया के ऊपर जारी थी। देखें ये जो एक्सटेंशन वाला मामला शुरू हुआ था, ये हुआ था मई में, जब ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी जिसमें ये रूल्स और जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से एक कमेटी बनाई हुई थी जो पेश करने थे। तब ये एक वज़ीर कानून ने उस टाइम बताया था पूरे जुडिशल कमीशन को कि हुकूमत ये इंटेंड है, उसकी इंटेंशन है कि वो कोई जुडिशल कमीशन के हवाले से आर्टिकल 175A में तरमीम लाना चाह रही है। तो उस टाइम ये जो चीज़ें थी उसमें तमाम जजेस की जो जितने भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उनकी राय ली गई और पूछा गया कि आप क्या कहते हैं कि ये जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे कमेटी की तरफ से उसको अप्रूव कर लिया जाए या फिर डेफर कर लिया जाए। तमाम जजेस ने और बाकी जो मेंबरान थे उन सब ने कहा कि इसको डेफर कर लेते हैं हुकूमत अगर इस तरह कर रही है। तो ये वो दिन था। उसके बाद ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि ये शायद कोई काजी फायज़ ईसा साहब हुकूमत के साथ मिलकर कोई खुफिया तौर के ऊपर एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। हालांकि ये तमाम जो जजेस थे और तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उन सबको पता था कि हुकूमत ने ये बताया है। साथ ही ये भी कि उसी मीटिंग में ही चीफ जस्टिस ने ये बता दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, आप बाकी जजेस के हवाले से लेना चाहते हैं। तो मतलब ये मई के दिनों में ही क्लियर हो गया था। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को, और लॉ मिनिस्टर ने कई दफ़ा ये बताया भी, साथ अटॉर्नी जनरल को। फिर ये जब ज़्यादा रूमर्स हो गई तो उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी मैसेज भेजा कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी है वो बज़िद है कि हमारे जो ज़राए हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, और चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, या जब तक चीफ जस्टिस खुद अनाउंस नहीं करेंगे अर्ली वो अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दें, या फिर ये जो है हमारे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं तो वो अपनी एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उसकी तरदीद कर दें कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो ये एक हम सहाफ़ी जो है वो ख़ुद को, मेरा ख्याल है कि ये अपनी भी एक वो करनी होगी कि हम किसी इदारे के ऊपर ये डिक्टेट करके नहीं कर सकते कि वो हमारी ख़बर के मुताबिक चलें। ये इसमें हमारे जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और इस हवाले से बुनियादी तौर के ऊपर कि हम कोई इतने बड़े कोई ये नहीं कि हमारे अदलिया को मजबूर कर दें कि वो चीफ जस्टिस, ये भी डिमांड किया गया कि 80 दिन जो है वो पहले ही हुकूमत नोटिफिकेशन करके नए चीफ जस्टिस का वो कर दे। तो ये इस तरह के जो मेरा ख्याल है कि जो सहाफ़ियों की तरफ से मुतालबात, एक रिपोर्टर का या बतौर सहाफ़ी का हमारा काम है कि फैक्ट्स जो है रिपोर्ट करें, अदालत में ये हुआ, फलां केस के बारे में ये था, ये कह देना कि ये फलां जज ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसको पहले रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या अपने नोटिफिकेशन, मेरा ख्याल है कि ये एक हमारी अपनी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको सोचना चाहिए। और जहाँ तक और जहाँ तक ये जो अदालती शफाफियत और उसके मामले में ये मैमल ने बिल्कुल तफसील के साथ बता दिया है कि कोई ऐसा पाकिस्तान की जुडिशरी में कोई ऐसा जज नहीं आया चीफ जस्टिस के वो अपने अख्तियारात को कम करके वो डिवॉल्व करके बाकी जजेस में डिवाइड कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छी मिसाल जो इन्होंने वो सेट की है, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब इस सब के बावजूद हमने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ केसेस के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत तनकीद भी हुई बेंचेस के ऊपर। फिर हमने ये भी देखा पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक बिलखुसूस ये बार बार मुतालबा किया जाता है कि नहीं जी ये आप नोटिफाई करें नए चीफ जस्टिस को, जैसे कि शायद मौजूदा चीफ जस्टिस उनका कहीं तासुर है, कहीं उनका झुकाव है। इसकी वजह क्या है? नहीं देखें, वो तो हमारी चूंकि सोसाइटी डिवाइडेड है, एग्रेशन है, और सोसाइटी के अंदर अदम इस्तेकाम है, एक दूसरे पे शक है,
लेकिन काजी साहब के मैंने फिल्म के जायजा लिया है, और सबसे पहला तो उनका कारनामा पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन का इनेकाद है। हमें सबको इल्म है कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल उस वक्त ये इलेक्शन नहीं चाहती थी। ये सिर्फ काजी साहब की वजह से करवाना पड़ा, मजबूर हो गए वो, और वो इलेक्शन हो गया। दूसरी बात यह है कि सवाए एक फैसले के जिसपे मुझे उनसे इख्तलाफ था, और वो तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने इलेक्शन सिंबल जो है वो लिया था, बाकी मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने हर मामले में, अब आप बोल रहे हैं, बहुत उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, इंसाफ देने की कोशिश की है। हमें उनसे कई चीजों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर उनका सारा माजी और जो आज का कंडक्ट है उसमें वो बहुत अच्छे चीफ जस्टिस में उनका शुमार होगा। उन्होंने अपने इख्तियारात, जिस तरह बहुत बड़ा आदमी होता है जो अपना इख्तियार खुद दूसरों को दे दे और खुद रोज बैठ के मुखालफत जो है वो बर्दाश्त करें। सबको पता था कि उनके नीचे दो जज हैं, उनकी सोच उनसे नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने उन्हीं 2 जजेस के साथ बैठ के कमेटी बनाई। और इसी तरह बावजूद इसके कि जो तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर बहुत सारी जो है शिकायत है, उनसे गिले करते हैं, लेकिन जाते फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही है, उसी का दरवाजा जाके खटखटाते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी के ऊपर भी बेजा इल्जाम, झूठा प्रोपेगेंडा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं ना कि काजी साहब ने क्या ऐसा सवाए जो मैंने वो कहा एक इलेक्शन सिंबल वाला जो एक फैसला है, उससे मुझे भी थोड़ा इबाम हुआ था कि ये फैसला जो था ये लोगों के ख्वाहिशात के खिलाफ था। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि क्या जजेस को कानून के मुताबिक फैसला करना होता है या अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करना होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सच तो यही है कि उनको आइन की शिकें देख के फैसला करना होता है। अवामी ख्वाहिशात तक अभी हम जजेस को जब लेके जाते हैं तो फिर वो जो है वो वजीर आज़म को भी नाअहल कर देते हैं, फिर वो अपने मनमाने फैसले करते हैं, आइन की मनमानी तशरीह करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मनसूख कर देते हैं। तो ये तो हम देखते आ रहे हैं, जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकिब निसार तक और उमर अतियाब बदयाल तक। तो कम से कम ये रवायत तो खत्म हुई है। सर इस पहलू पे भी रोशनी डालिएगा ना कि इससे पहले ये भी होता था, बल्कि इल्ज़ाम बहुत लगाए जाते थे कि अदलिया का गठजोड़ होता है, जो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात या इक़्तिदार की तब्दीली या मैनिपुलेशंस होती हैं सियासी तौर पर, उसमें क्या इस रिवायत में फ़ैसला बेशक हक हो खिलाफ हो एक अलग चीज़, बट क्या इस रिवायत में भी अलग और अब शफाफियत इतनी है कि अगर आप मुत्तफिक नहीं भी है फैसले से तो उस तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते, कि ऐसा भी है? देखिए, सच तो यह है कि अदलिया ने, चाहे वो काजी साहब हों या काजी साहब से दूसरा नुक्ता नजर रखने वाले जज हों, इन्होंने इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सबसे टफ टाइम दे रखा है। और काजी साहब ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं सुनी। और मैं ये भी मेरे ज़ाती इल्म में है कि इमरान खान के बारे में भी बहुत सी उनसे बातें उनसे कही गई, उनको पैगामात भेजे गए, उनसे लोग मिले, उन्होंने वो भी नहीं मानी। बाकी तो देखें, तारीख पता नहीं क्या फैसला देगी, लेकिन सच ये है कि काजी साहब ने बहुत कोशिश की है कि उनकी सोच हो सकता है कहीं एस्टेब्लिशमेंट से मिल सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के दबाव को उन्होंने कबूल नहीं किया। ये तो हो सकता है कि कहीं उनकी सोच का मिलाप एस्टेब्लिशमेंट से हो, कहीं नून लीग से हो, कहीं तहरीक इंसाफ से हो, ये तो हर बंदे का हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने किसी के दबाव में आके फैसला कर दिया, मुझे तो कोई ऐसा ट्रेस या ऐसा कोई इशारा या ऐसा कोई मुशाहिदा मेरी नजर में नहीं। सर, अगर जो राब्ता हुआ इमरान खान से मुतल्लिक, ये किस दौर की बात है जो आपकी इंफॉर्मेशन है?
कि देखिए, मैं अपने कालमों में ये लिख चुका हूँ कि इनसे लोग जाके मिलते रहे मुख्तलिफ, और उनको इमरान खान के बारे में बताते रहे, तो वो ये कहते थे कि ये जिसने इस जिन को बोतल से बाहर निकाला, जिन को बनाया वही जाने, अदलिया ने तो नहीं बनाया। तो मतलब क्या कहते थे खान साहब से मुतल्लिक? नहीं, देख सवाल ये है ना कि हमारे यहाँ पुरानी रवायत तो यही थी ना कि कभी जो थे वो जस्टिस कयूम काम आए बेनजीर भुट्टो का काम तमाम करने में, उनको नाअहल करार दे दिया। कभी नवाज शरीफ के खिलाफ जो थे वो जस्टिस खोसा काम आए, कभी जरदारी साहब के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी और वो आए, और ये सारा पीछे एस्टेब्लिशमेंट करवा रही होती थी। मेमो गेट के पीछे कौन था, जो गिलानी साहब की नाली है इसके पीछे कौन था, कि अब तो सबको पता है ना। नवाज शरीफ की नाली के पीछे कौन था, क्या सबको पता नहीं है? तो आप ये देखें ना कि वो तो नहीं हुआ, तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये तो नहीं हो सका। यानी आप कहना चाह रहे हैं खान साहब के मामले में काजी फायज ईसा ने प्रेशर बर्दाश्त किया और ऐसा नहीं होने दिया? मेरा ये ख्याल है कि जो अदलिया है इसने, मैं तो शुरू से ही कहा कि इस वक्त चाहे इधर के जज हो चाहे उधर के जज, जो भी उनके सियासी नजरियात है, एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने सबसे सख्त टाइम दिया है हालिया दिनों में, और ये ज़ाहिर रिकॉर्ड की बात है। उस्ताद फिर उस्ताद ही होता है ना, जितना मर्जी उनसे हंस खेल के इधर उधर से सवाल पूछ लो, बात नहीं हाथ पकड़ाते। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।